नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के बजट की। ये बात नहीं करने वाले हैं कि बजट कैसे पेश किया जाता है और इससे जुड़े क्या-क्या मामले रहते हैं। दरअसल वर्ष 2024 अपने आप में बहुत खास है। खास इस वजह से है क्योंकि इस साल हमारी केंद्र सरकार 2 बजट लेकर के आएगी। एक बजट पहले ही 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जा चुका है, हम लोग उससे जुड़ी हुई बातों को जान गए हैं। लेकिन अब हमारी जो नवगठित सरकार है, अभी हाल ही में नई सरकार के जो हमारे मंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ है। इन्होंने शपथ ले ली है, नई सरकार तैयार हो चुकी है और जल्द ही अब हम देखेंगे कि संसद का सत्र का आयोजन भी कर लिया जाएगा। अब जैसे ही संसद के सत्र का आयोजन होगा, तो उसी के बाद में सुनने में अब यही आ रहा है कि जुलाई के महीने में केंद्र सरकार बजट प्रस्तुत करेगी। लेकिन आप तो एक बजट पहले ही प्रस्तुत कर चुके हो, 1 फरवरी को आप बजट ले आए थे। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि जिस वजह से आपको जुलाई में भी एक और बजट लाना पड़ रहा है। एक साल में 2 बजट, जबकि हम देखते हैं कि एक सरकार एक ही बजट लाती है और वह बजट पूरे पूरे वित्त वर्ष यानी कि अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए लागू होता है। अब की बार क्या अलग है? क्यों हमारी केंद्र सरकार 2 बजट लेके आ रही है इस साल में और उससे जुड़ी क्या क्या खास बातें हैं जो आपको पता होना जरूरी है? ये हर एक बात हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे। एक प्रश्न जो इस खंड से बन सकता है आप लोगों के लिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, तो आपको चीजें क्लियर है तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। वहीं अपने मेंस के नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा क्योंकि यह सभी बातें जनरली मुख्य परीक्षा में भी पूछी जाती रहती ही हैं। आइए बातों को समझते हैं क्या मामला है। तो देखिए, ये जो वर्ष है, यह वर्ष हम सभी को पता है कि बहुत खास है। क्यों खास है वर्ष 2024? क्योंकि इस साल हमारे देश के अंदर लोकसभा चुनाव हुए हैं। लोकसभा चुनाव हुए हैं, फिर एक बार केंद्र सरकार का गठन हुआ है और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है। इतनी चीजें तो हमें क्लियर है। अब यह जो मामला है चुनाव का मामला ही जुड़ा हुआ है हमारे इस साल के दोनों बजटों से। दरअसल जब कभी भी देश में चुनाव होता है तो उस साल हमेशा 2 बजट ही प्रस्तुत किए जाते हैं। हालांकि यह मामला सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के मामले में ही लागू नहीं होता, राज्य सरकारों के मामले में भी लागू होता है। तो जब कभी भी जिस वर्ष चुनाव होने होते हैं, तो उस वर्ष जब कभी भी सरकार अपना जो मुख्य बजट का समय होता है, उस समय जब बजट प्रस्तुत करती है, तो यह ध्यान रखा जाता है कि यह बजट मात्र और मात्र एक अंतरिम बजट है। कौन सा बजट है? अंतरिम बजट। उस समय शुरुआत में हम लोग यही देखते हैं कि एक अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। अंतरिम बजट की खास बात ये होती है कि कुछ ही समय के लिए होता है। एक प्रकार से हम यह कह रहे होते हैं कि देखो जी, चुनाव तो होने वाले हैं देश में। अब जब देश में चुनाव होंगे तो नहीं पता कि जो वर्तमान में सरकार है वही फिर एक बार सरकार के रूप में आएगी या फिर कोई नई पार्टी, कोई नया प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलेगा। क्लियर तो नहीं होता ना, कभी भी हम नहीं जानते। तो इस वजह से क्या होता है कि अंतरिम बजट हम लोग अपने देश में पेश करते हैं, संसद के अंदर रखा जाता है। अब अंतरिम बजट का मामला सिर्फ इतना होता है कि देखो जी, चुनाव हो जाएंगे उसके बाद तो क्लियर हो ही जाएगा सरकार कौन चला रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकार है उसके पास जिम्मेदारी है कि चुनाव के बाद नई सरकार बनने तक भी देश में काम संभाले। इतना ही नहीं, देश में चुनाव भी तो होने हैं, चुनाव का खर्चा भी तो होगा। ये खर्चा भी सरकार की तरफ से होता है। इसके लिए तो धनराशि पास करनी पड़ेगी ना। तो ये सब कैसे होगा? तो जरूरी है कि हम एक पहले बजट प्रस्तुत कर दें जिसके अंदर हम लोग बातचीत कर दें कि ठीक है, अभी आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, यानी कि जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, इस प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। उन खर्चों के लिए आप अनुमति दें। संसद से अनुमति मिल जाती है तो भारत की संचित निधि से फिर उतना धन जितनी आवश्यकता होती है उस समय के लिए वह निकाल लिया जाता है। यानी कि सरकार को एक तरह से हम लोग ग्रांट कर देते हैं कि ठीक है, जब तक नई सरकार नहीं बन रही, काम चला लो। नई सरकार के रूप में चाहे आप आए या कोई नया व्यक्ति, वो फिर आगे का मामला संभाल लेगा। तो यह भूमिका होती है अंतरिम बजट की। अब अंतिम बजट 1 फरवरी को आ गया था, चीजें हुई, नई सरकार बनी, पिछली सरकार ही रिपीट हो गई, कोई नया व्यक्ति नहीं आया, तो बजट तो फिर एक बार लाया जाएगा। जरूरी है, ये सभी चीजें पूरी कार्रवाई होती हैं और इसी प्रकार से ही चीजें चलती हैं, ये सीक्वेंस में रहती है। ठीक है, तो जो पहला बजट था वो एक प्रकार का अंतरिम बजट था। अब क्या होगा कि फिर एक बार निर्मला सीतारमण को ही वित्त मंत्री का दायित्व दिया गया है, तो अब दूसरा बजट भी उनके द्वारा ही जो है इस वर्ष का वह प्रस्तुत किया जाएगा। चीजें क्लियर। अब जैसे ही दूसरा बजट भी यह प्रस्तुत करेंगी तो अब हम देख रहे हैं कि ये भी कुछ नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, कुछ खास रिकॉर्ड हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा भी बनाए जा रहे हैं। इतनी चीजें क्लियर है। चर्चा में मामला क्यों है? क्योंकि भाई अब जल्द ही हमें देखने को मिलेगा कि देश के अंदर अब दूसरा बजट, जो जनरली होता है लोकसभा चुनावों के बाद प्रस्तुत किया जाता है, वह बजट सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो उसी से जुड़ी हुई चर्चा हम लोग को यहाँ पर करनी है।
इस वर्ष के बजट के मामले में कुछ खास बातें जो हैं वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जुड़ी हुई भी है। यह जुड़ी हुई इस प्रकार से है क्योंकि भाई अब यह देश की एक ऐसी वित्त मंत्री हो गई है जो लगातार 7 बजट पेश करेंगी। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, इकलौती वित्त मंत्री बन जाएंगी ये। अभी तक जनरली हम लोगों ने देखा है कि 5 बजट तक पेश कर देते हैं एक अंतरिम बजट के साथ, ये जनरल ट्रेंड रहा है अब तक का। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में खास हो गई है कि 7 बजट पेश करेंगी, वो भी लगातार पेश कर रही है। और जैसे इन्होंने यह काम किया है, यह काम करने का इन्होंने हमारे पूर्व वित्त मंत्री रहे मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोरारजी देसाई जिस समय वित्त मंत्री के पद पर थे, उन्होंने वर्ष 1959 से 64 तक लगातार 5 वार्षिक बजट प्रस्तुत किए थे, साथ ही एक अंतरिम बजट भी प्रस्तुत किया था। तो यह इनकी स्थिति थी। अब जैसे ही निर्मला सीतारमण जाएंगी संसद में और अब जो इस वर्ष का यह दूसरा बजट है प्रस्तुत करेंगी, तो यह 7 बजट एक साथ प्रस्तुत करने वाली वित्त मंत्री बन जाएंगी। तो यह खास रिकॉर्ड इनके नाम हो जाएगा। ये फैक्ट भी याद रखिएगा क्योंकि यह आने वाले समय में पूछा जा सकता है। हालांकि इसके अलावा बाकी और जो वित्त मंत्री रहे हैं, चाहे बात करें मनमोहन सिंह की, अरुण जेटली की, पी चिदम्बरम की या यशवंत सिन्हा की, उन सबका रिकॉर्ड पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तोड़ चुकी है क्योंकि इन्होंने लगातार 5 बजट ही प्रस्तुत किए थे संसद में। ठीक है, तो यह जो बजट आने वाला है यह सिर्फ और सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि निर्मला सीतारमण के लिए भी खास है। इतनी चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिम बजट आप समझ गए। अंतरिम बजट क्यों आता है? क्योंकि अभी आपको कुछ दिन और सरकार चलानी है, चुनाव होने वाले, तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि कुछ धन चाहिए हमें ये 3-4 महीने काटने के लिए। तो इस वजह से जो भी चीजें होंगी वो आप पहले क्लियर कर देते हैं, इस प्रकार की रहेगी। हालांकि जो बजट पेश किया जाता है ना 1 फरवरी को, उसमें आपको यह देखने को नहीं मिलेगा कि 2 महीने की बात हो रही है, 3 महीने की बात हो रही है, 4 महीने की बात हो रही है, ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिलेगी। आपको एक सामान्य बजट की तरह ही वो लगेगा। लेकिन उसकी एक खास बात यह होती है कि उसमें ना कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाती। उसमें कभी भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की जाएगी जिससे आने वाले चुनाव के अंदर आप मतदाता के व्यवहार को किसी भी प्रकार से चेंज कर सके या चेंज करने का प्रयास कर सकें, ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। तो जो अंतरिम बजट की स्थिति हमें सिर्फ इसलिए चाहिए होता है कि 3-4 महीने कट जाए, और इसके लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। जनरली हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कहा गया है, जो हमारा बजट होता है। तो हम जब कभी भी संसद के अंदर देखते हैं कि बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसको संविधान के अनुच्छेद 112 में ही परिभाषित किया जाता है। लेकिन जब आप कभी भी संविधान को पढ़ेंगे तो उस दौरान आप लोग यह देखेंगे कि वहां कहीं भी अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है। तो हम लोग अंतरिम बजट क्यों बोल रहे हैं इसको, या इससे जुड़े हुए कोई प्रावधान है या कोई बात कही गई है, वह कहां की गई है? तो यह बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 116 के अंदर बात कही गई है वोट ऑन अकाउंट की। वोट ऑन अकाउंट का अर्थ लेखानुदान, यानी कि आपको चाहिए कुछ अग्रिम राशि जिससे कि आप व्यवस्था को चला सकते हैं। तो जब कभी भी चीजों को लिंक करना हो, याद रखिएगा कि अंतरिम बजट के लिए प्रावधान नहीं है, लेकिन लेखानुदान होता है एक प्रकार का, यह एक प्रकार का अग्रिम अनुदान होता है जिसकी बात संविधान के अनुच्छेद 116 में कही गई है। उसके आधार पर हम अग्रिम धन ले लेते हैं और देश के अंदर व्यवस्था को चलाते हैं। जिस प्रकार से यह अंतरिम बजट रखा जाता है, उसके बाद क्या होता है कि इसके ऊपर कोई खास बहस नहीं होगी, कोई खास डिबेट नहीं करनी है, कोई खास लड़ाई नहीं करनी है, किसी मुद्दे को लेकर के कोई खास चर्चा नहीं होगी। जनरली सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है, कोई नई विशेष घोषणा, कोई बड़ी रियायत इसके अंदर नहीं दी जाती जिससे कि चुनाव प्रभावित हो सके, ऐसा कोई कार्य इसमें नहीं होगा। आपको टैक्स में कोई रियायत नहीं मिलेगी, यह सभी चीज सामान्य सी रहेगी। बस इसके अंदर एक प्रकार के सरकार की आवश्यकताओं को दिखाया जाता है कि सरकार को ये सभी जरूरतें हैं, इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह अंतरिम बजट लाया गया है। सभी लोग मिलजुल करके अनुमति दे देते हैं, इसको पास कर देते हैं, जिसके बाद जो वर्तमान सरकार होती है उसको इतनी अनुमति हो जाती है कि यह अपनी संचित निधि से धनराशि निकाल ले और जो भी कार्य करने हैं उन सभी कार्यों को पूरा कर ले। जनरली इसमें सामान्य रूप से हमें देखने को मिलता है वेतन, चालू परियोजनाओं के लिए धन या कोई अन्य व्यय जो सरकार की आवश्यकता में है, बस यही खास तौर पे हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा भी कहा जाता है विशेषज्ञों के द्वारा कि जब जब अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है तो इसकी जो सामान्य अवधि होती है यह 2 महीने ही रखी जाती है। लेकिन इसके अलावा हम लोग यह भी देखते हैं कि इसको 2 महीने की जगह पर 4 महीने तक बढ़ाया भी जा सकता है, ये भी खास बात जनरली देखने को मिलती है। अब जैसे कि क्या होता है कि हमारा वित्त वर्ष तो शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से। अब 1 अप्रैल को वित्त वर्ष शुरू हो गया, लेकिन हम लोग चुनाव देख रहे हैं कि लंबी प्रक्रिया होती है हमारे देश में, काफी लंबे समय तक चले हैं, और 4 जून को आया है रिजल्ट। 4 जून को भी हालांकि हम ये नहीं मान सकते कि चीजें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि वो शपथ ग्रहण समारोह, बाकी चीजों का फाइनल होना, उसमें भी समय लगता है। तो अभी हम देखें तो पता लगता है कि अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना। जून में भी क्लियर नहीं है कि कब ये लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कब बजट आएगा, या जुलाई की तब जाके बात चल रही है कि जुलाई में आगे का बजट आने वाला है। तो इस पूरी अवधि के लिए क्या है कि समय हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 4 महीने तो हो ही जा रहे हैं।
4 महीने का समय तो लग ही जा रहा है, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून और जुलाई। तो इस वजह से क्या है कि 2 महीने सामान्य अवधि रहती है, लेकिन इसको ये भी कहा जाता है कि 4 महीने तक बढ़ा लेते हैं। तो 4 महीने की ही एवरेज अवधि हमारे देश में इसके लिए चलती है, क्योंकि चुनाव बार-बार जो होते हैं वह इसी समय ही देखने को मिलते हैं, अगर सरकार बीच में नहीं टूट जा रही है तो। ठीक है, चीज़ें क्लियर। तो यहाँ पर कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, और यह बात खुद हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा भी कही गई थी। इन्होंने दिसंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस बार का जो बजट है अंतरिम बजट है, कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद कोई भी ना करे, सामान्य रहेगा, और बाकी बड़ी घोषणाओं के लिए आपको जुलाई के महीने का इंतजार करना होगा कि सरकार आपके लिए क्या-क्या व्यवस्था करने वाली है देश में। तो यही जरूरत होती है, यही आवश्यकता होती है, यही उद्देश्य होते हैं हमारे अंतरिम बजट को प्रस्तुत करने के। इन सभी कार्यों के लिए किया जाता है। अब क्या हो रहा है कि अब जो जुलाई 2024 का अंदर बजट आने वाला है, यह होगा हमारे देश की सरकार का पूर्ण बजट। इस पूर्ण बजट में हम लोग पिछली अवधि यानी कि अब तक का जो पिछला खर्चा हो गया है उसको भी ऐड करके चलेंगे, और अब आने वाले समय में सरकार जो जो खर्चा करने वाली है 31 मार्च तक पूरा का पूरा शामिल किया जाएगा। इसको 31 मार्च तक कंप्लीट रखा जाएगा। चीजें इतनी क्लियर हो गई हैं। तो जो आने वाला बजट है अब जुलाई के महीने में जो प्रस्तुत होगा, वह जुड़ा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 112 से, वार्षिक वित्तीय विवरण, या जिसको हम लोग पूर्ण बजट के रूप में भी जानते हैं। इसमें सरकार की सभी प्रकार की लागतें और सरकार की सभी प्रकार की आय भी इसमें शामिल की जाएगी, यानी कि आप कहां से कितना कमा रहे हैं, कहां खर्च कर रहे हैं। बजट का अर्थ इतना ही तो होता है। बजट में हम लोग क्या करते हैं? बजट में यही तो देखते हैं कि हमारे पास कहां से कितना पैसा आएगा। अब पैसा हम क्यों कमाते हैं? हमें खर्च भी तो करना पड़ता है। तो एक वर्ष में, एक एक वित्तीय वर्ष में, तो देखिए एक वित्त वर्ष में सरकार की पूरी आय और सरकार की व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसको ही हम लोग कहते हैं कि यह बजट है। चीजें क्लियर। इसमें सरकार सारे कार्य करेगी जो भी कर सकती है, चाहे नई परियोजनाओं की घोषणा करना हो, कोई नई योजना लाना हो, किसी नए कार्य के लिए धन आवंटित करना हो, जनता को रियायत देनी हो, सब्सिडी की बातें करनी हो, या जो भी अब जनता के लिए कार्य करने हैं, वह सभी कार्य अब इस पूरे के पूरे बजट में देखेंगे हम लोग कि हमें जनता के लिए देखने को मिल जाएगा। कभी-कभी देखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि क्या अंतर है अंतरिम बजट में और पूर्ण बजट में। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि 3 प्रकार के अंतर जनरली हम लोग मान सकते हैं कि इसमें होते हैं। पहला अंतर होता है इसके अंदर दायरे का। अंतरिम बजट का दायरा छोटा है, पूर्ण बजट का दायरा बड़ा होता है। आप उसमें बड़ी घोषणाएं वगैरह बाकी सब काम नहीं कर सकते। इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसके ऊपर बहस भी की जाएगी पूरी। इसमें जो बातें रखेंगे पूरी बहस होगी, दोनों सदनों से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास में जाएगा। इसके साथ ही अवधि, अंतरिम बजट की अवधि छोटी होती है, पूर्ण बजट की अवधि बड़ी होती है। हालांकि सामान्य चीज देखने को मिलती है, पर वह आगे तक व्यवस्था में नहीं रहता है, ये हमें पता होता है। इसके अलावा तीसरा होता है उद्देश्य। उसका उद्देश्य क्या है कि बस काम चलाओ, मामला निपटाना है, जो समय अवधि बच रही है बीच की उसको निपटाएंगे, नई सरकार बनेगी, उसके बाद हम लोग पूर्ण बजट ले आएंगे। इसके अलावा आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि अंतरिम बजट को लाने का एक खास उद्देश्य यह भी होता है कि सरकार बदल गई तो अब हमारे देश में हम क्यों माने। मान लीजिए वर्तमान में अभी हम 1 फरवरी के दिन ही है, आज 1 फरवरी का दिन है, मोदी सरकार है देश में। अब से मान लीजिए कि भाई आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं। अब लोकसभा चुनाव होने के बाद मान लीजिए सरकार बदल गई तो, अगर सरकार बदल गई तो क्या वह पिछली सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट या उसकी योजनाओं को लागू करना चाहेगी? उसकी बातों को जनता के सामने रखना चाहेगी? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। इसका एक खास उद्देश्य ये भी है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो देश की सरकार बदलने की संभावना भी रहती है। नहीं पता होता कि जनता का रुझान किस तरफ जाएगा, किसको समर्थन देंगे, किसको नहीं देंगे। तो वह जो भी नई सरकार बनेगी वह पिछली चीजों को अडॉप्ट करना नहीं चाहेगी, दूसरी सरकार की चीजों को नहीं लेना चाहेगी। तो इस वजह से होता है कि ठीक है, जो सरकार में आया है वह अपने हिसाब से चीजों को संभाले, अपने अकॉर्डिंग व्यवस्था सुनिश्चित करे। इस वजह से भी अंतरिम बजट के रूप में 3-4 महीने की अवधि को काटने के लिए सारा कार्य कर दिया जाता है। चीजें क्लियर। तो यही है सारा का सारा मामला, यही है खास रीजन जिस वजह से हम लोग सभी चीजों को देखते हैं। अब सारी बातें मैंने आपको बताई है, तो एक सरल सा प्रश्न है, इसका उत्तर भी आप लोग दे सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वही वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर भी जरूर करना है, और वीडियो को लाइक के बिना कहीं नहीं जाना है। हाँ, आपको आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि चीजों को अच्छे समझा होगा, तो आंसर अपने आप ही सही आ भी गया होगा। तो बाकी बातें हम लोग करेंगे अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।